हेलो एवरीवन, दांगी अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, किस से मिलकर बना है, किस टाइप की इसकी सेल्स होती है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कितने ग्रुप में ये डिवाइड है या कितने टाइप के ब्लड के ग्रुप होते हैं, कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है और कौन कौन सी डिजीज़ इसका प्रेशर यदि ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तब हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। ये हमारे रेगुलर क्लासेस के अलावा सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं हम रुधिर, इसे हिंदी में कहा जाता है रुधिर और इंग्लिश में कहा जाता है ब्लड। तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। दोनों ही वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं इसके, तरल संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू है। और इसमें जो इसका वॉल्यूम या आयतन होता है वो होता है 5 लीटर। तो बहुत बार एग्जाम में ये दिया होता है 5 से 6 लीटर। तो यदि ये ऑप्शन में दिया हो तो हमें ये सही करना है, और सिर्फ 5 लीटर दिया हो तो हमें 5 लीटर सही करना है। ये अप्रोक्सीमेट माना गया है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से होती है। जो हमारी मेसोडर्म सेल्स या टिश्यू होते हैं उससे इसका फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन होता है। रुधिर के 2 अवयव हैं, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला होता है इसके जो मेन कंपोनेंट है वो हैं हमारे 2 कंपोनेंट के होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा को इंग्लिश में भी प्लाज्मा ही कहा जाता है और इसे कहा जाता है ब्लड सेल्स, ठीक है, या पार्टिकल्स भी से कह सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट देख लेते हैं हम, प्लाज्मा। यह रुधिर का अजीवित तरल भाग होता है। यह भी एक लिक्विड पार्ट है आपका, और ये लगभग 55% होता है। आधे से भी ज़्यादा भाग जो हमारा ब्लड का होता है वो प्लाज्मा से मिलकर बना है। बिल्कुल हमें याद रखना है इस पॉइंट को कि मैक्सिमम पार्ट जो होता है ब्लड में या ज़्यादा भाग वो प्लाज्मा का होता है, 55%। और फिर अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा किससे मिलकर बना है, तो प्लाज्मा आपका मिलकर बना है 92% वाटर से या जल से, और 8% उसके अंदर होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनसे मिलकर ये बना है। तो आपका ब्लड हो जाएगा 55%, तो आपका ब्लड प्लाज्मा से मिलकर बना है। और फिर प्लाज्मा की बात की जाए तो ये आपका मिलकर बना है 92% वाटर से और 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, जो कि या तो सॉल्युबल होते हैं या कोलाइड फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो घुलित होते हैं या कोलाइड के रूप में ये पाए जाते हैं। अब इसकी कंपोजिशन या रासायनिक संगठन देख लेते हैं हम प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा में जैसा कि अभी हमने पढ़ा है 92%, लगभग 92% या अप्रोक्सीमेट 92% आपका वाटर होता है। और प्लाज्मा में प्रोटीन, अब प्रोटीन किस किस टाइप का होगा, तो फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा के अंदर। लवण कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर, होते हैं सोडियम, जो आपके मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयरन के क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और फॉस्फेट। अन्य पदार्थ देख लेते हैं, खाद्य पदार्थ जैसे कि ग्लिसरॉल, विटामिन्स, ग्लूकोज, हार्मोन्स, एंजाइम। हार्मोन्स और एंजाइम में हो जाएंगे आपके डायस्टीज, लाइपेज, ग्लूकोलेज आदि। और गैसें हो जाएंगी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एंटीबॉडीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्लाज्मा जब हमारे ब्लड में प्रेजेंट है तो इसके कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे या कुछ ना कुछ कार्य होंगे। तो ये कौन कौन से कार्य करता है या कौन कौन से फंक्शंस करता है ये देख लेते हैं। हार्मोन्स तथा पचे भोजन का ये संवहन करता है, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रिएट हो रहे हैं और जो भोजन है जिस डाइजेस्ट हो चुका है या पच चुका है उसका ये कंडक्शन कर रहा है, संवहन कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान में। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता ये प्रदान करता है, यानी हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता को ये डेवलप करता है जिससे हम कम बीमार हों। शरीर में ऊष्मा का समान वितरण करना, यानी कि हमारी जो बॉडी है, मान लीजिए बॉडी है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये पार्ट बिल्कुल ठंडा है, यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, यहाँ का 5 हो गया, यहाँ का 10 हो गया। ये क्या करता है कि हमारी होल बॉडी को एक जैसे टेम्परेचर के रूप में मेंटेन करने का काम करता है। ये टेम्परेचर मेंटेन ये करने का इसका फंक्शन है। इस टाइप से हम इसको याद रख सकते हैं। और यदि गाइस आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी टाइप की कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन
अच्छे से करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे देखते हैं हम हमारा सेकंड कंपोनेंट रुधिराणु या रुधिर कणिकाएं, जिसे कहा जाता है ब्लड कॉर्पल्स। तो ये होती हैं 55%, तो हम देख चुके हैं हमारा प्लाज्मा है। बाकी क्या बचा 40 से 45%, तो यही होगी हमारी ब्लड कॉर्पल्स या रुधिराणु। तो ये अब 3 प्रकार के होते हैं, इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु। तो ये 2 मेन है, रेड ब्लड और वाइट ब्लड। तो रेड ब्लड का होता है एकोरो नाम, ये दोनों नाम हमें ध्यान रखने हैं। रेड ब्लड का दूसरा नाम है इरियोथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड का नाम होता है ल्यूकोसाइट। ये दोनों नाम हमें बिल्कुल माइंड में रखने हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स को देखते हैं। वाइट ब्लड को अगेन डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा पॉइंट है आपका एग्रेन्युलोसाइट। देखिए हमने क्या देखा, ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया हमारा प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा हमारा ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड कॉर्पल्स अगेन 2 टाइप की हो जाएगी, रेड ब्लड और वाइट ब्लड। फिर वाइट ब्लड फिर से 2 टाइप की हो जाएगी, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं इनके नाम क्या क्या हैं। देखिए ग्रेन्युलोसाइट्स 3 टाइप की है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तीनों में देखिए फिल्स है। ग्रेन्युलोसाइट जो होती है तीनों में नाम में फिल्स लगा है। एग्रेनुलोसाइट्स में साइट लगा, ये 2 टाइप की होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब थर्ड 2 टाइप हम दे चुके हैं, रेड ब्लड एंड वाइट ब्लड। थर्ड जो बचा है हमारा रुधिर पट्टिकाएं या ब्लड प्लेटलेट्स, इसका अलग नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट से 3 टाइप देख लिए। अब एक एक को हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा पिक्चर की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा, एक एक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक एक के हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। पहला था हमारा रेड ब्लड सेल्स, इसका दूसरा नाम है हमारा इरियोथ्रोसाइट्स। तो ये क्या होता है, यदि हमने अभी देखा है कि प्लाज्मा हमारा 55% बना रहा है, बाकी हमारा बचा है 40 से 45%। उसके अंदर जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है, अब उसको हम मान लेते हैं कि जो भी आपने एक रेड ब्लड सेल्स ली है वो 100% है। तो उसके अंदर जो टोटल रेड ब्लड सेल्स है वो रुधिर अणु का 99% भाग बनाते हैं। इस 40 से 45% के अंदर हम मान रहे। स्तनधारियों के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं में यानी मैमल्स जो होते हैं उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो आपका न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है वो अनुपस्थित होता है ना। परंतु ऊंट एवं लामा में केंद्रक उपस्थित होता है। ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से मैमल्स हैं जिनकी रेड ब्लड सेल्स में या इरियोथ्रोसाइट्स या रुधिर कणिकाओं में केंद्रक या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो दोनों नाम हमें ध्यान रखना है, ऊंट और लामा। आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊँगी जिससे इस टॉपिक के आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो सकें और किसी भी एग्जाम में यदि इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके बिल्कुल वो सही हों। इरियोथ्रोसाइट्स वृत्ताकार, डिस्क रूपी एवं उभयतल होती है। इसका शेप ध्यान रखना है हमें, किस किस टाइप का होता है। वृत्ताकार होती है आपकी सर्कल जैसी, डिस्क टाइप की, और उभयतल ये आपकी होती है। ये शेप है इसके। वयस्क पुरुष तथा स्त्रियों में इनकी संख्या क्रमशः 5 से 4.5 बिलियन यानी 4.5 मिलियन होती है। इरियोथ्रोसाइट्स में लाल रंग का वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बहुत बार जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन कम आता है, तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और इसी की वजह से उसका कलर भी रेड होता है। इसका क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का, ये ऑक्सीजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि क्या करता है कि जब हमारे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन फिल्टर हो जाती है तो ये जो ऑक्सीजन होती है ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड हो जाती है और फिर पूरी बॉडी के अंदर हमारी सर्कुलेट हो जाती है। यदि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन का बाइंडेशन भी कम हो जाएगा, यानी कम अमाउंट में बाइंड होगी, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है या अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा।
रक्ताणु इरियोथ्रोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि रक्ताणु या रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अस्थि मज्जा या बोन मैरो इसे कहा जाता है, इंग्लिश में बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। इसका जो जीवन काल है वह 120 डेज होता है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। क्षतिग्रस्त तथा पुरानी लाल रक्त कणिकाओं को वृहत भक्षकाणु नष्ट कर देती है। यानी क्या होगा, जो लिम्फोसाइट्स है ये हम पढ़ चुके हैं, हमारी लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो जो 120 दिन से पुरानी हमारी रेड ब्लड सेल्स हो जाती हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, या टूटी फूटी जो भी सेल्स होंगी वो भी नष्ट हो जाएंगी। और ये कहाँ पर होंगी? देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं यकृत, प्लीहा एवं अस्थि मज्जा में नष्ट होती है। फॉर्मेशन हो रहा है इसका बोन मैरो में, और ये 3 जगह जाके नष्ट भी हो जाएंगी। तो जो प्लीहा या इंग्लिश में से कहा जाता है स्प्लीन को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। हीमोग्लोबिन भी अपचयित होकर पीले रंग का वर्णक बिलिरुबिन बनाता है। तो जब इसका अपचयन या रिडक्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन, तो क्या बनाएगा? ये बिलिरुबिन बनाएगा। देख लेते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिराणु ल्यूकोसाइट्स। तो जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है ये श्वेत कलर के होते हैं। मानव में इनकी संख्या देखिए कितनी होती है? 6000 से 9000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर तक होती है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर इनको काउंट नहीं किया जाएगा, इन्हें क्या कर लिया जाएगा? एक क्यूब के अंदर, जैसे आपका जब भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा तो पर क्यूब के अंदर कितनी संख्या वो काउंट कर लेंगे, और फिर उसी के अकॉर्डिंग बॉडी में इनकी जो संख्या है या नंबर से इनको काउंट किया जाता है। बट जब भी आपकी बॉडी बीमार है या इन्फेक्शन हो चुका है तब क्या होगा? क्योंकि ये हमारे बॉडी के फाइटर्स हैं या सैनिक है, तो ये लड़ने के लिए इनकी क्वांटिटी या इनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा या बीमार होंगे तो आपको वाइट ब्लड सेल्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिलेगी। इनका निर्माण अस्थि मज्जा लसिका ऊतकों में होता है। ये नाम हमें ध्यान रखने हैं कि रेड ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है और वाइट ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। हमने अभी पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स का 120 डेज इनका लाइफ टाइम होता है, बट जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स होती है 4 से 5 दिन का ही इनका समय होता है। अब इनके टाइप देख लेते हैं हम। पहले एक इनको पिक्चर की हेल्प से देख लेते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ग्रैन्युलोसाइट्स ये कुल श्वेत अणुओं का लगभग 65% भाग बनाती हैं। इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं पाई जाती हैं, अतः इन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैन्युल्स जैसी होती हैं, कण के जैसी, इसलिए इनको कहा जाता है ग्रैन्युलोसाइट्स। और अभिरंजन के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। जब इन्हें स्टेन किया जाता है तो उसके आधार पर या उनके बेस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है, यानी 60 to 70%। ये उदासीन अभिरंजकों से बंधुता रखती है, यानी जो न्यूट्रल स्टेन होती हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है जीवाणु तथा अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण करना या फैगोसाइटोसिस करना। जब भी आपकी बॉडी पे किसी एक्सटर्नल सब्सटेंस का या बैक्टीरिया का अटैक होगा तो ये क्या करेंगी? ये उनको किल करने का काम करेंगी। ये कोशिकाओं की भित्ति के आर पार भी जा सकती, जो हमारी सेल होती है उसकी जो बाउंड्री वॉल्स होती है उसको ये आर पार कर सकती हैं। यह क्रिया केशिका पारण या डायपेडेसिस कहलाती है। इन्हें माइक्रोफेजेस भी कहते हैं। दूसरा देखते हैं इओसिनोफिल्स। देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये रक्ताणु हो गए आपके, फिर ये आपकी कणिका में ये श्वेत अणु यानी कि वाइट ब्लड सेल्स 3 टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको न्यूट्रोफिल्स में दिखाई दे रहा होगा केंद्रक, या फिर इसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। ये हो गई आपकी इओसिनोफिल्स, और ये इसमें कणिकाएं विद्यमान हैं, और ये हो गई आपकी बेसोफिल्स। ये तीनों टाइप का स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम रुधिर कोशिकाओं के प्रकार। तो कोशिकाएं हो गई ये एक केंद्रक, और ये लसिकाणु, और ये पट्टिका कण हो जाएंगे।
कणिकाएं अम्लीय रंजकों जैसे इओसिन आदि से अभिरंजित होती हैं। इनका केंद्रक द्विपालित होता है। इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है, अतः परजीवी संक्रमण तथा एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। जब भी हमारी बॉडी में हम बोलते हैं एलर्जी होती है तो इनकी क्वांटिटी क्या होगी, क्योंकि ये बॉडी के फाइटर्स है तो इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तीसरा देख लेते हैं हम बेसोफिल्स। ये कणिकाएं क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। पहला न्यूट्रल्स थी और ये हो रही है आपकी बेस से रिलेटेड रहेगी, यानी कि जो भी स्ट्रेन करेंगे यदि उसका मीडियम क्षारीय या बेसिक है तो उनसे ही ये स्ट्रेन होगी। और ये 0.5% भाग बनाती हैं और ये हिस्टामिन और हिपेरिन उत्पन्न करती है। प्रोटीन के टाइप हैं आपके। बी टाइप का देखते हैं अब हम एग्रेन्यूलोसाइट्स। इनकी कोशिका द्रव्य में इनकी किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती। अभी हमने देखा था इनमें कणिकाएं पाई जा रही थी, लेकिन जो एग्रेन्यूलोसाइट्स हैं इनमें किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनका केंद्रक अंडाकार या सेम के बीज की आकृति का होता है और ये दो प्रकार की होती है। पहली होती हैं लिम्फोसाइट्स और ये बनाती हैं 20 से 28% तक इनका भाग और 2 से 100 दिनों तक इनका जीवन काल होता है। ये थाइमस ग्रंथि एवं लसिका उत्तकों में ऐसी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं, वो अस्थि मज्जा से होता है। और ये हमारे शरीर में क्या बनाएंगी, लिम्फोसाइट्स। हमें ध्यान रखना है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कौन करेगा, लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स ये बड़े बड़े आकार की कोशिकाएं हैं और ये भक्षणकारी हैं और इन्हें डायपेडेसिस की क्रिया भी प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इन्हें मैक्रोफेगास भी कहते हैं। देखिए जो मैक्रोफेगास ये बड़े बड़े भक्षकाणु हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये मिलकर ही हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा का यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में या किसी भी सीरियल में युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है सैनिक की, फिर सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तो ये अभी हमने देखा कि जो मैक्रोफेगस या बृहद भक्षकाणु हैं वो फर्स्ट लाइन बना रहे हैं आपके डिफेंस की। तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। ये सिर्फ मैमल्स में या स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं, तो ये भी ऑब्जेक्टिव रूप से पूछा जा सकता है कि सिर्फ स्तनधारियों में क्या पाया जाता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स। स्तनधारियों के अतिरिक्त ये जितने भी अन्य कशेरुकी होते हैं उनमें थ्रोम्बोसाइट्स पाई जाती हैं। जो वर्टिब्रेट एनिमल होंगे मैमल्स के अलावा उनमें क्या पाया जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स पाया जाएगा। और इनका जो जीवन काल होता है, लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड, वो 7 दिन का होता है। और इनका जो मेन फंक्शन है वो है रक्त का थक्का बनाना या ब्लड कोआगुलेशन करना, ब्लड क्लोट बनाना। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, बहुत बार देखा होगा हम गिर जाते हैं या हमारा छोटा पार्ट्स कोई बॉडी का कट जाए या चोट लग जाए तो वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड निकलने लग जाएगा। कुछ समय बाद क्या होगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जेली के जैसा हो जाएगा। फिर वहाँ पे एक डार्क कलर का आपको वो जो ब्लड है पहले कम लाइट कलर का था, डार्क कलर का हो जाएगा और एक क्लोटिंग हो जाएगी या रक्त का थक्का बन जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है रक्त स्कंदन या ब्लड क्लोटिंग। जब किसी भी स्थान से रुधिर बहने लगता है और जब यहाँ रुधिर वायु के संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स टूट जाएंगी, यानी कि आपको चोट लगी, ब्लड निकला और फिर क्या होगा, थ्रोम्बोसाइट टूटी तो स्पेशल टाइप के जो केमिकल सब्सटेंस है वो फ्री हो जाएंगे और प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में बदल जाएंगे। और ये प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएंगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम तथा ट्रिप्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देगा और फिर ये प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रोनिन पर क्रिया करके उसे फाइब्रिन में बदल देगा। और ये फाइब्रिन कैसे होंगे, रेशेदार होंगे, तो इनसे एक जाली बन जाएगी और इस जाली में जब हमारी आरबीसी या रक्त कणिकाएं फंस जाएंगी तो वो थक्का बनाने लग जाएगी। इसको हम एक पिक्चर की हेल्प से देख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर ये एक चार्ट है इसका। सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट्स की जैसी चोट लगी, एयर के कांटेक्ट में आए, प्रोथ्रोम्बो बनी, फिर कैल्शियम प्रेजेंट था, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनी, फिर ट्रिप्टेज और कैल्शियम की वजह से आपकी प्रोथ्रोम्बिन ये निष्क्रिय और सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो गया। दूसरी प्रोसेस क्या होगी कि जो फाइब्रोनोजेन था, घुलनशील था, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में वो उसने रेशेदार प्रोटीन बनाया फाइब्रिन, इसमें आपकी ब्लड सेल्स फंस जाएंगी और एक जाली बनाएंगी और उसी में आपका थक्का बन जाएगा।
अब ब्लड जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं देख लेते हैं। तो ये जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है और जो भी उत्सर्जी पदार्थ है जो हमारी बॉडी के लिए काम के नहीं हैं और हार्मोन से उन सबको परिवहन करेगा, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सर्कुलेट करने का ये काम करता है। रक्ताणु O2 और CO2 का परिवहन करता है। O2 को शरीर के सभी पार्ट्स में ले जा रहा है और CO2 को सभी पार्ट से लेकर रिमूव करने का ये काम करेगा। श्वेत अणु जीवाणु विषाणु आदि का भक्षण करके रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को और वायरस को किल करने का कार्य करते हैं, जिससे हमारी बॉडी सुरक्षित रहे। रुधिर थक्का जमाने और घाव भरने में सहायता करता है। शरीर के ताप को एक जैसा बनाता है। ब्लड ग्रुप देख लेते हैं अब किस किस टाइप के होते हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो मनुष्य होते हैं उन सभी का जो ब्लड होता है वो एक जैसा नहीं होता है। लाल रुधिर अणुओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो ब्लड ग्रुप है उनको किस आधार पर बांटा गया है, तो एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों बात हमें ध्यान रखनी है। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर इन्हें बांटा गया है कि किस टाइप का एंटीजन किस में प्रेजेंट होता है। देखिए टेबल आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, एक बार आप इस टेबल को देख लीजिए, फिर हम इसे पिक्चर की हेल्प से समझ लेंगे। आपके 4 वर्ग हो गए ए बी और ओ। अब एंटीजन अभी हमने देखा, जिस टाइप का ब्लड ग्रुप होगा उसमें उसी टाइप का एंटीजन होगा, सिर्फ ओ को छोड़कर। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन भी ए ही होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी ही होगा, और ए बी है तो ए बी। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अब हमें ध्यान रखना है, यदि हमें एंटीजन अच्छे से याद है तो हमें उसकी एंटीबॉडी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपोजिट एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होगी। ब्लड ग्रुप ए वाले में बी टाइप की एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप बी टाइप में ए टाइप की, ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, जबकि ओ में ए बी एंटीबॉडी होगी। अभी किस किस को दिया जा सकता है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ईजिली आप देख सकते हैं किस टाइप की उसमें एंटीबॉडी होगी, है ना। तो ये एंटीबॉडी हो जाएगी आपकी, ए के अंदर ए भी होगी ओ भी होगी, बी के अंदर बी भी होगी ओ भी होगी, ए बी के अंदर क्या होगी ए बी और ओ। इसे सब टाइप का ब्लड दिया जा सकता है, जबकि ओ में सिर्फ ओ टाइप की होगी। अब किसे नहीं दे सकता, ए दे सकता है ए को और ए बी को, बी दे सकता है बी को और ए बी को, ए बी सिर्फ ए बी को और ओ सबको दे सकता है। इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ओ दिया है, ये आपके ब्लड टाइप हैं। और इसमें बताया गया है कि ए जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है और बी में एंटीबॉडी ए, और ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, जबकि ओ में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। एंटीजन्स देख लेते हैं। तो जो ग्रुप ए है उसके अंदर ए एंटीजन है, ग्रुप बी के अंदर बी एंटीजन, ग्रुप ए बी के अंदर ए बी एंटीजन है, और ग्रुप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता कहा जाता है, और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। आरएच फैक्टर या आरएच कारक क्या होता है? रक्त में इस कारक की खोज लैंडस्टीनर एवं वीनर ने 1940 में रिसर्च बंदर में की थी, और जिन व्यक्तियों के रक्ताणुओं पर आरएच एंटीजन पाया जाता है उन्हें आरएच धनात्मक, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें आरएच ऋणात्मक। यानी उन्होंने एक एंटीजन की खोज की, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा उसे पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होगा उसे हम नेगेटिव कह देते हैं। आपने सुना होगा, अभी इससे पहले हमने देखा है किस टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो समझ में आ रहा होगा। जिसका भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा आप समझ जाइए इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, और जिसमें पॉजिटिव होगा उसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो यदि आपने नेगेटिव वाले का पॉजिटिव वाले को ब्लड दे दिया तो उसमें क्या होगा, आपका एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएंगे और उससे ब्लड क्लोटिंग होना लग जाएगी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, आपने मान लिया कि कोई भी नेगेटिव आरएच नेगेटिव वाली कोई लेडीज़ है, स्त्री है, और उस
कि जो बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, या उसने जिस भी बेबी को प्रोड्यूस किया है, शिशु को जन्म दिया है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो क्या होगा, डिलीवरी के वक्त या प्रसव के समय जो पॉजिटिव फैक्टर है शिशु से एंटीजन माता के रक्त में चला जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। तो अब माता में क्या होगा, या उसकी मम्मी में, रुधिर में इस पॉजिटिव एंटीजन के प्रति एंटीबॉडीज़ बनने लग जाएंगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है उसके लिए, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर तो नेगेटिव था, यानी कोई भी एंटीजन नहीं था, और जब एंटीजन उसकी बॉडी में जा रहा है तो वो एक्सटर्नल सब्सटेंस हो जाएगा, तो वो क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगा है, यानी बॉडी फाइटर्स का फॉर्मेशन होने लगा। उसको समझ में आ गया कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये एक्सटर्नल सब्सटेंस है, तो वो बॉडी फाइटर्स बनाएगा। तो फर्स्ट टाइम पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि सेकंड टाइम पर फिर से जो उसका बेबी होगा उसमें यदि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट बेबी को तो कोई भी हार्म नहीं होगा, लेकिन सेकंड टाइम पे क्या होगा कि जो अप्रा या प्लेसेंटा है, ये एंटीबॉडीज़ उसके अंदर पहुंचने लगेगी बेबी के अंदर, और उसे धीरे धीरे वो किल करने लगेगी, क्योंकि उसकी बॉडी को क्या लग रहा है कि ये एक्सटर्नल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, इसलिए क्या होगा कि उस बेबी के लिए वो हार्मफुल हो जाएगा। इसी रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, यानी कि जो मदर की बॉडी है वो स्वयं या उस मदर की बॉडी के एंटीबॉडीज़ उस बेबी को किल करने का काम कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है, तो शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वस्थ रुधिर द्वारा प्रतिस्थापित करके शिशु को बचाया जा सकता है, यानी पहले उसकी बॉडी का पूरा ब्लड निकाल लिया जाए और फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। प्रसव से पूर्व लगभग 72 घंटे के भीतर RH नेगेटिव माता को एंटीबॉडी का इंजेक्शन देकर भी शिशु को बचाया जा सकता है, यानी कि 72 आवर्स के समय में ही मदर को क्या किया जाए, उस एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया जाए, ताकि वो उस बेबी के शरीर को किल करने का काम नहीं करे, क्योंकि वो धीरे धीरे प्लेसेंटा के थ्रू उस बेबी के शरीर में पहुंचेंगे और हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करने लग जाएंगे। रुधिर आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? मनुष्य में किसी दुर्घटना या रोग के कारण रुधिर की कमी होने पर किसी स्वस्थ मनुष्य के रुधिर को रोगों के शरीर में पहुंचाकर रुधिर की कमी को दूर किया जाता है, और एक व्यक्ति के रुधिर को दूसरे व्यक्ति में देने की इस क्रिया को ही कहा जाता है आपका रुधिराधान। देखिए जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी में किसी गंभीर बीमारी के कारण ब्लड की कमी हो जाए, तो किसी स्वस्थ मनुष्य के द्वारा ब्लड को उस रोगी के शरीर में ट्रांसफ़र करना ही रुधिरादान कहलाता है। जो रुधिर दे रहा है उसे डोनर, और जो ले रहा है उसे ग्राही या रेसिपिएंट कहा जाएगा। इससे पहले इनका ब्लड ग्रुप या एंटीजन चेक किया जाएगा कि यदि ब्लड डोनेट किया जा रहा है और जो एक्सेप्टर है उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए पहले ब्लड ग्रुप को हम समझ लेते हैं। आपने जैसा कि अभी देख चुके हैं आप कि ओ क्या है, सार्वत्रिक दाता है या यूनिवर्सल डोनर जिसे हम कह सकते हैं। तो ए सभी को ब्लड दे सकता है, जबकि ए भी सबसे ब्लड ले सकता है। रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग, सर्कुलेशन से संबंधित कौन कौन से रक्त हो सकते हैं? रक्त अल्पता या एनीमिया। तो एनीमिया 2 टाइप से होता है आपका। देखिए जो हमने अभी रेड ब्लड सेल्स पढ़ी हैं, यदि उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट है, यदि उसकी कमी हो जाती है तभी से एनीमिया कहा जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी को ही। और ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है हमारे खाने में लोहे की कमी या आयरन की कमी से, और विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल की कमी से। इसी को कहा जाता है रक्त अल्पता। दूसरा रोग होता है वेरिकोस शिराएं। इस रोग में शिराएं खिंच जाती हैं या वेंस जो हैं वो खिंच जाती हैं, और इनके कपाट दोषपूर्ण हो जाने से ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, जिसके कारण वो ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगी। तीसरा होता है आर्टेरियोक्लेरोसिस। इसमें क्या होगी, जो हमारी धमनी होती है, आर्टरीज होती हैं, उसकी जो भित्ति है आपकी वो दृढ़ और कठोर हो जाएगी, जिससे प्रासरणशीलता समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो उसकी फूलने और सिकुड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। फोर्थ रोग है आपका एंजाइना। जब हृदय पेशियों को जब ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये धीरे धीरे मृत हो जाती है, जिससे हृदय में कष्टकारी दर्द उत्पन्न होने लगता है, यानी
ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो धीरे धीरे जो सेल्स है वो डेड होने लग जाएगी, जिससे अचानक से हृदय में बहुत ही पेन आपको क्रिएट होने लगेगा। 5वां रोग है हार्ट शोक या हृदयाघात। कोरोनरी धमनी में थक्का बन जाने के कारण, थ्रोम्बोसिस या रुधिर वाहिका में रुकावट आ जाने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक या हार्ट शोक लगना। अचानक से एकदम से ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी तो बहुत प्रेशर लगेगा उस टाइम पे, उसी को हार्ट शोक कहा जाता है।